नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों, अब हम लोग मैथमेटिक्स की बुक के सॉल्यूशन के साथ बोर्ड एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी के लिए आपके लिए लेकर के आए हैं मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर हम लोग जगह जगह से एकत्र करेंगे। तमाम जो अनसॉल्व्ड हैं, तमाम मॉडल पेपर की जो बुक्स आ रही हैं, उनसे हम इन पेपरों को कलेक्ट करेंगे और आपके साथ साझा करेंगे। चूँकि यहाँ पर मैथ की बात हो रही है, तो हम इस YouTube चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर को सॉल्व कराएंगे ताकि आगे आने वाले एग्जामिनेशन में आपको महत्वपूर्ण सहायता मिल सके। तो दोस्तों, आज हम मॉडल पेपर लेकर के हैं जो वर्ष 2023-2024 के लिए था। मतलब पिछली बार यूपी बोर्ड के द्वारा ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जारी किया गया था, उसका हम आपके सामने पुनः रिवीजन करवा रहे हैं। अब मॉडल पेपर से ज़्यादा प्रश्न हल करने से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है कि आगामी एग्ज़ाम में इन मॉडल पेपर पे आए हुए प्रश्न आपको पुनः रिपीट होने के लिए मिले। चलिए भाई, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि प्रश्न में जो 70 नंबर का पेपर है, इसमें 20 नंबर के मल्टी चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इसके बाद 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा और 30 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होगा। तो हम किसी भी मॉडल पेपर को हमने ये सोचा है कि हम उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो है वो मल्टी ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो हमारा दूसरा पार्ट जो 50 नंबर का है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, उनसे रिलेटेड होगा। आ जाइए हमारे साथ। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर कहा गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न के दो खंड हैं, पहला खंड बहुविकल्पी और दूसरा खंड डिस्क्रिप्टिव है। इसके बाद कहा जा रहा है OMR में आपको व्हाइटनर या काटने का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आगे। सबसे पहले खंड आ आता है। आपके सामने स्क्रीन में खंड आ दिख रहा है। यहाँ पर देखिए हमने गोला लगाया हुआ है। कहा जा रहा है कि पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने आ गया स्क्रीन पे। हम देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से हल करके नहीं बताएंगे, हम यहाँ पर ऑरल बात करेंगे, मुँह जवानी सवालों को हल करने की बात करेंगे, ताकि कम से कम समय पे हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपरों का आपके साथ रिवीजन करा सकें। देखिए, कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का लासापा 60 है और जो मासापा है वो 3 है। कहा जा रहा है एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो भाई आपको पता है कि हमारा एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं। फार्मूला होता है आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणे मासापा। इसका हम इस्तेमाल करेंगे और सवाल को हल करेंगे। पहली संख्या है 12, तो 12 गुणे दूसरी संख्या को हमने x माना। लासापा है हमारा 60 और मासापा है 3। ये हो जाएगा आपका x बराबर 60 गुणे 3/12, 12 पंच 60, 5 तियां 15, तो x का मान आ गया 15। तो आपका आंसर आया कि वो जो दूसरी संख्या है वो हमारी 15 है। तो ये जो विकल्प आपको दिख रहा है सेकंड नंबर, वो पूरी तरीके से सही है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक शून्योत्तर परमेय संख्या, शून्योत्तर परमेय संख्या का मतलब होता है शून्य को छोड़ करके, एक शून्य के अलावा कोई और परमेय संख्या ली गई है और एक अपरमेय संख्या ली गई है, इनका गुणनफल कैसा होता है? तो भाई देखिए, अगर कोई शून्योत्तर परमेय संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पे वो हो गई 2, और एक अपरमेय संख्या है तो वो अपरमेय संख्या हो गई √2। अब जब इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √2। इस तरीके से तमाम आप अपने मन में विचार ले सकते हैं। तो आपको ये पता चलता है या निष्कर्ष निकलता है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो सदैव एक अपरमेय संख्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 1 पूरी तरीके से सही है। कैसे सही है वो हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? करें रेखा युग्म समीकरण। आपको एक रेखा युग्म समीकरण दिया गया है। एक है x धन 2y - 5 बराबर 0 और एक है 4x धन 8y - 20 बराबर 0। कह रहे हैं कि इनके हल होंगे। 4 तरीके के यहाँ पर नीचे वाक्यांश लिखे हुए हैं। आप जान गए कि आपको इनके हलों की प्रकृति के बारे में वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए, भले ही ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं
किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम तभी हल कर पाएंगे जब हम उसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की भांति डील करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला समीकरण है उसकी हम तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे। इसी तरीके से जो दूसरा समीकरण है उसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि a1 का मान आ रहा है 1, b1 का मान आ रहा है 2 और c1 का मान आ रहा है -5। इसी तरीके से a2 का मान आ रहा है हमारा 4, b2 का मान आ रहा है हमारा 8 और c2 का मान आ रहा है हमारा -20। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से a1/a2 निकालेंगे। तो a1/a2 हो गया आपका 1/4, b1/b2 निकालेंगे वो भी हो गया आपका 1/4 और c1/c2 निकालेंगे वो भी हो गया आपका 1/4, मतलब -5/-20। तो वो हो गया आपका माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 को 20। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ कंडीशन बन रही है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और आप सभी लोग जानते हैं कि जिस समय दो चर राशि के रैखिक समीकरण है उसमें ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है, उस समय हम कह सकते हैं कि इस समीकरण के जो हल होंगे वो, तो हमको ये पता चल गया कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये जो दूसरा विकल्प है वो पूरी तरीके से सही माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएंगे। कहा जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। तो आपको पता है कि बड़ी से बड़ी मतलब महासापा महत्तम समापवर्तक। तो हमको करना क्या है कि हमको अभीष्ट संख्या निकालनी है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या का 70 में भाग देंगे तो 5 बचेगा, 125 में भाग देंगे तो 8 बचेगा। तो हम लोग 70 में 5 घटा देंगे तो 65 आएगा और 125 में 8 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 117। सभी लोगों को समझ में आया। अब हम बड़ी से बड़ी संख्या के लिए 65 और 117 का क्या निकाल लेंगे, मासापा। आ जाइए तो हम ये करेंगे 65 भागित 117, किसी भी विधि से निकालिए आप। ये हो जाएगा आपका 65 एकम 65, यहाँ कह दिया 65, 7 में 5 गया तो 2 बचा, इसके बाद 11 में 6 गया तो 5 आ गया, 52 भागित 65 तो 52 एकम 52, कितना बचा आपका, ये आपका बचा आपका 13। अब 13 भागित हो जाएगा 52, 13 चौको 52, अब यह आ गया 0। तो आपको पता चल गया कि हमारा जो इसका वो बड़ी से बड़ी संख्या है वो हमारी है 13। ठीक है, तो विकल्प 13 वाला पूरी तरीके से सही रहेगा। उम्मीद है कि सवाल जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं आपको बेहतर और अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ पा रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि 3 के प्रथम 5, ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल क्या होगा। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि गुणज क्या होते हैं। किसी संख्या के गुणज उस संख्या के पहाड़े में आने वाली चीज़ें होती हैं। तो 3 के जो प्रथम 5 गुणज होंगे, देखिए मैं यहाँ शॉर्टकट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 3 के प्रथम 5 गुणज होंगे, वो होंगे आपका 3, 6, 9, 12 और 15। ठीक है, अब इनका जो योगफल है उनको निकालते हैं। तो 15, 2 17, 10 27, 27 और 3 30, 30 और 9 39 और 39 और 6 45। तो आपका आंसर आया 45। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, करें द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, इसके बारे में जो नीचे 4 विचार दिए गए हैं उनमें से कौन सा विचार आपको लग रहा है कि सही है। ठीक है, आप देखिए कह रहे हैं कि आपसे कह रहा है कि 4 विचार हैं। करें, पहला विचार है कि दिए गए समीकरण के विविधकर 0 से कम है। दूसरा है समीकरण में कोई वास्तविक नहीं है। तीसरा है समीकरण के विविधकर 0 है। चौथा है समीकरण के मूल वास्तविक है। तो अब देखिए भाई, इसकी तुलना हम करवाएंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। और a का मान आ गया 2, b का मान आ गया -4 और c का मान आ गया 3। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर विविधकर निकालेंगे। तो विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac। b का मान क्या है, -4 का स्क्वायर -4 गुणे 2 गुणे 3। अभी हो जाएगा 4 चौको 16। अब 4 दूनी 8,
8 तिया 24 या 3 दूनी 6, 6 चौका 24। अब हम इसको घटा देंगे तो हमको पता चलेगा कि 24 में अगर 16 घट गया तो हो गया -8। तो इसका मतलब ये है कि जो विविधता डी है वो हमारा 0 से छोटा है। तो ये जो पहला विचार है ए, वो पूरी तरीके से सही है। अब देखिए भाई, अब कह रहा है समीकरण को कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है कि अगर विविधता का मान 0 से छोटा है तो समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो बी भी विकल्प सही है और ये सी विकल्प सही नहीं है क्योंकि विविधता 0 नहीं है। इसके बाद समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तो मूल वास्तविक तभी होते हैं जब विविधता डी का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो जो हमारा अपेक्षा है वो ये है कि विचार ए और विचार बी सही है। तो देखिए पहला नंबर सही है कि विचार ए और विचार बी पूरी तरीके से सही है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष आपको दिए गए हैं, करें इसका विकर्ण क्या है। तो देखिए भाई, अगर हम इस आयत को बना लें तो ये आपका ABCD, ठीक है। ए के निर्देशांक 0,3, बी के AOBC, सॉरी इसको सही करते हैं। अब ये हो गया आपका AOBC और ओ के निर्देशांक हैं 0,0, बी के निर्देशांक हैं 5,0 और सी के निर्देशांक हमें नहीं मालूम है। तो विकर्ण आपको पता है कि आमने सामने के जो शीर्ष होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 0,3 और 5,0 के बीच की दूरी या 5,0 और 0,3 के बीच की दूरी, और आपको पता है कि वो होती है d बराबर √। ये हो गया आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसका हम इस्तेमाल करेंगे और ये हो जाएगा आपका d बराबर √। देखिए x1 का मान हम 5 मान लेते हैं तो 5 - 0 तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, अब प्लस y1 तो ये हो जाएगा 0 - 3 तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 25 और 9 हो जाएगा आपका √34। तो ये जो विकल्प दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर सी वो पूरी तरीके से सही है। आप OMR सीट में इसे फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि एक समीकरण आपको दिया गया है x² + kx - 5/4 बराबर 0। इसका एक मूल 1/2 है। तो कह रहे हैं कि k का मान क्या होगा। तो देखिए भाई, जब भी आपको कोई द्विघात समीकरण दिया जाए और बता दिया जाए कि इसका एक मूल इतना है तो उसके अंदर कोई भी चरपद का मान आप उस मूल को x की जगह पर, y की जगह पर, z की जगह पर रख करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x की जगह पर, ये हो जाएगा आपका x का मान, x की जगह पर 1/2 रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर प्लस k × 1/2 तो हो जाएगा k/2 माइनस 5/4 = 0। अभी हो जाएगा आपका 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 = 0। यहाँ पर हो जाएगा आपका k/2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -4/4 = 0। ये हो जाएगा आपका k/2 - 1 = 0। ये हो जाएगा k/2 = 1 और यहाँ से k का मान निकलेगा आपका 2। तो आपका विकल्प नंबर 1 पूरी तरीके से सही है। उम्मीद है कि हमारे द्वारा जो भी आपको समझाया जा रहा है वो सब आपको भली बात ही समझ में आ रहा है और आप उसको एंजॉय करते हुए पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहा जा रहा है कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। अब आपको पता है कि 2 त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है और इनके संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 2 त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो यदि इनके संगत कोण बराबर हैं और यदि इनकी संगत भुजाओं समान अनुपात में है तो आपको पता है कि ये जो पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों सही हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उपरोक्त दोनों सही हैं। अगर इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आप पॉइंट नंबर 3 को सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे, क्योंकि अगर विकल्प में 2 उत्तर सही बन रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि उस पॉइंट को चुनेंगे जो उन दोनों उत्तरों को सही बता रहा है। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज आपको दी गई है, कहा जा रहा है कि इसमें कोण C 90 डिग्री है। इसके बाद कहा जा रहा है कि AC का मान 3 सेंटीमीटर है, BC का मान 4 सेंटीमीटर है। तो बिंदु C से होकर जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी,
ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, यह आपका कुछ इस तरीके से समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसे हमने कर दिया ए, ये कर दिया आपका सी और ये कर दिया आपका बी। अब ए सी कितना है, ए सी है आपका 3, बी सी कितना है 4। पाइथागोरस की प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार जो ए बी है, कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16, दोनों जुड़े तो हो गया 25, 25 का वर्गमूल निकाला तो हो गया आपका 5, तो ए सी का मान आ गया 5। अब आपको मालूम है कि आपको पता होना चाहिए कि समकोण बनाने वाले बिंदु से जो खींची गई माध्यिका होती है, माध्यिका क्या होती है, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को किसी शीर्ष से मिलाने वाली रेखा जो है वो माध्यिका कहलाती है, तो वो कर्ण की आदि होती है। तो हमने मान लिया कि ये कोई माध्यिका है CE, तो हमको पता चल गया कि CE बराबर 1/2 गुणे AB, ठीक है, वो कर्ण की आदि होगी और AB का मान है 5, तो 5/2, तो ये हो गया आपका 2.5 सेंटीमीटर। तो विकल्प नंबर 1 पूरी तरीके से सही है। तो सबसे पहले हम इस सवाल में किसका निष्कर्ष निकालेंगे, हम इस सवाल में कर्ण को ढूंढेंगे, इसके बाद आगे सवाल को हम हल करने की कोशिश करेंगे। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। आइए जो सवाल दिया गया है इसके दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सभी लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोगों को आगे क्या करना है, हम लोगों को ये करना है कि अब जब आपने इतना किया तो यहाँ पर आप मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद ये 1 से 1 कट जाएगा और ये बचेगा आपका कितना, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम पुनः यहाँ पर लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके दोनों पक्षों को हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग, और जब वर्ग करेंगे तो फाइनली हमारा मिलेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब जब आप इसको करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि हमारा मान कितना आ रहा है 1, क्योंकि वहाँ पर एक स्टेप मिलेगा और वो स्टेप होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वहाँ पर हम उसको लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से हम ये मान रखेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा का मान है 1, तो फाइनली वैल्यू आएगी 1। अगला सवाल देखते हैं हम स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर होता है। तो देखिए भाई, साइन 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा साइन 2a बराबर 2 साइन a। आगे चलेंगे, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a कॉस a इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2 साइन a। इसके बाद ये और ये कट गया और ये हो गया आपका कॉस a इज इक्वल टू 1। और आपको मालूम है कि कॉस में कितने का मान 1 होता है, तो साइन 0 0, ठीक है, और साइन 0 0 और कॉस 0 1। तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 0 डिग्री। तो आप इस विकल्प को पूरी तरीके से सही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, साइन 0 0 तो cos 0 1। ठीक, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को समझ में आया होगा, ऐसे मैं ऐसा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको कहा जा रहा है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो आपसे कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप tan थीटा का मान कैलकुलेट कर लेंगे, तो tan थीटा का मान हो जाएगा आपका 3/4, और जो चीज़ आपको निकालनी है ये चीज़, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, tan को जनरेट करते हैं। तो अपन ने ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका 4 sin थीटा अपन cos थीटा, तो वो कहलाएगा आपका tan थीटा। अब -1 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका, क्या कॉमन लेंगे, नीचे भी हम लोग कॉमन लेंगे cos थीटा, तो ये cos थीटा कट गया और ये हो गया आपका 4 tan थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3/4 -1, और नीचे हो जाएगा 4 गुणे 3/4 प्लस 1। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, यहाँ पर हो गया 3 - 1/3 धन 1, और ये हो जाएगा 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो आपका विकल्प 1/2 पूरी तरीके से सही है। उम्मीद है कि जो चीज़ हम आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारियों के लिए बता रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं और आप उसे अपनी लाइफ में या बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि sec a + tan a इज इक्वल टू sec a + tan a और फिर
लिखा है 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। देखिए भाई सेक ए को तोड़ लेंगे, तो हमने आपसे कहा है या आपने सीखा है कि हर एक पद को साइन और कॉस में तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, इधर देखेंगे ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ए प्लस ये हो गया आपका साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। और इसके बाद हो गया आपका 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ये हो गया आपका 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा आपका कॉस ए, और आपको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये और ये कट गया, और फाइनली हमारा उत्तर आ गया कॉस ए। तो जब आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही आप सारी चीज़ों को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये तो डायरेक्ट फार्मूले से रिलेटेड बात की थी, तो हमने सीधे जो इसका फार्मूला होता है उसको उठा करके रख दिया कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अगला सवाल देखेंगे, कहा जा रहा है एक सुराही निम्नलिखित में किसका संयोजन है। आपने सुराही देखी है, सुराही कुछ इस तरीके की बनी होती है। आर्ट हमारी बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन कुछ आपको मोटा मोटी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, बेलन, और नीचे वाला हिस्सा क्या है आपका गोला। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक बेलन में, ठीक है, एक गोले को समानिहित कर दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा सुराही। अच्छा, इन्होंने अर्धगोले की बात कही है, तो अर्धगोला सही उत्तर नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अगर एक गोला और एक बेलन आपस में मिल जाए तो हमारा सुराही का कॉम्बिनेशन बन करके तैयार होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो माध्य होता है औसत, ध्यान रखते हैं ना, माध्य को कहते हैं औसत। तो 1 से 10 तक की जो धनात्मक विषम संख्याएं होंगी वो क्या होंगी। देखिए ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं वो हमारी कहलाती हैं विषम संख्याएं। अब 1 से 10 तक की विषम संख्याएं, ठीक, और 1 भी शामिल है 10 भी शामिल है, तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ठीक है। अब इनका जब हम योग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 5 25, तो इनका जो योग है वो हो जाएगा आपका 25। और माध्य निकालने के लिए क्या होता है कि माध्य बराबर दी गई संख्याओं का या दिए गए आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 25 में 5 का भाग दे दिया जाएगा और ये आ जाएगा आपका 5। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। ध्यान रखिएगा, आंकड़ों की माध्यिका निकालने के लिए हमको आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रख करके व्यवस्थित करना होता है। तो ये आंकड़ों का कौन सा क्रम रखा हुआ है हम देख रहे हैं, तो ये आरोही क्रम रखा हुआ है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। अब आंकड़े गिनते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6, 6 आंकड़े। आंकड़ों की संख्या सम है, और जब आंकड़ों की संख्या सम होती है तो उस समय माध्यिका होती है, ये होती है आपकी n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अब /2। n का मान होता है पदों की संख्या, तो ये हो जाएगा 6/2, चूंकि n का मान है 6 आंकड़े दिए गए, तो ये हो गया तीसरा पद प्लस ये 3 और 1, तो चौथवा पद अब बटे 2। अब तीसरा पद क्या है आपका 16, 14वां पद क्या है 17 अब बटे 2, 16 दूनी 32 और 1 33, तो आपका आंसर आ गया आपका 33/2। तो ये विकल्प सही है। अगर यहीं पर आंकड़ों की संख्या विषम होती है तो हम लोग दूसरा फार्मूला लगाते और वो फार्मूला हो जाता है n+1/2वां पद, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है कि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, माध्यिका क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि माध्य, बहुलक और माध्यिका में एक संबंध होता है। वो संबंध हम आपका सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ताकि आप आसानी से सवाल को हल कर सकें। आप देखिए भाई,
अब बहुलक की जो माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है, तो ये संबंध होता है हमारा कि बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 3 माध्यिका, ठीक है, माइनस 2 माध्य। अब हम लोग इसे हल करेंगे तो बहुलक का मान कितना है 45, तो 45 बराबर हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका, क्योंकि इसका मान निकालना है, अब माइनस 2 गुणे माध्य का मान क्या है 27। अब हम लोग आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 माइनस, ठीक है, प्लस, और उधर क्या हो जाएगा 27 दूनी 54, इधर आएगा तो धन का हो जाएगा बराबर 3 माध्यिका। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 4 9 5 4 9 99/3 बराबर माध्यिका। तो आपका पता चला कि माध्यिका का मान कितना निकला, काट पीट करके ये निकला आपका 33। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर 2, ठीक है, कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर 2, आपका आंसर आ गया 33, ठीक है। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया और बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध भी पता चला कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कहा जा रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है। तो पासे को फेंकने पर जो प्राप्त परिणाम होंगे वो होंगे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। पासे पे 1 से लेकर के 6 तक के अंक अंकित रहते हैं। अब 3 से छोटी विषम संख्या, तो भाई 3 से छोटी जो विषम संख्या है वो केवल 1, तो इसका मतलब ये है कि ये है आपके कुल परिणाम, ठीक, कुल परिणाम ये है और कुल परिणामों की संख्या कितनी है आपकी 6, ठीक। और अनुकूल परिणाम वो क्या है आपका 1, तो अनुकूल परिणाम और वो है आपके 1। तो यहाँ पर हो गया आपका जो आपकी होती है प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब जो आपके फेवर वाले परिणाम है, और बटे कुल परिणामों की संख्या। तो हमको 3 से छोटी एक विषम संख्या, तो 3 से छोटी केवल एक ही विषम संख्या होती है जो पासे पे प्राप्त हो सकती है, वो है आपकी 1, और उसकी काउंटिंग भी 1 है। और कुल परिणाम कितने हैं 6, मतलब 6 तरीके के परिणाम आ सकते हैं। तो जब एक पासे को फेंका जाएगा तो 3 से छोटी विषम संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी वो आपकी 1/6 होगी। तो इस वीडियो में जो लगभग आधा घंटे का वीडियो था, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के जो खंड आ के प्रश्न थे वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। ध्यान रखिएगा, हमारे माध्यम से जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन का मॉडल पेपर आपके सामने डिस्क्लोज किया जाएगा उसे हम शॉर्टकट में समझाएंगे। अगर आपको लॉन्ग कट में ज़्यादा चीज़ें देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन पे आकर के देख सकते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, एक चीज़ और है, डिस्क्रिप्शन पे ही इसी पेपर के सेकंड पार्ट मतलब खंड बा का भी विवरण आपको उपलब्ध कराया जाएगा, और खंड बा के वीडियो में खंड आ का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। अब फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।